आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का कुछ एमसीक्यू कराए हैं। उसी के तहत हम उसमें कुछ लॉन्ग आंसर के बारे में आज आपको बताएंगे। उस लॉन्ग आंसर में जो है शॉर्ट आंसर और मीडियम शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग आंसर को, जिसमें एक क्वेश्चन है कि वियना संधि क्या है, वियना संधि क्या है और इसके क्या परिणाम हुए। देखिए, वियना संधि का संबंध जो है नेपोलियन बोनापार्ट के समय से है। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध में हार चुका था संयुक्त सेना के द्वारा, जिसमें संयुक्त सेना में ब्रिटेन था और रूस था, इंग्लैंड था और प्रसा का मतलब पर्सिया आज के समय का ईरान देश है। उस समय इसको प्रसा बोला जाता था। इन सभी देशों की एक संयुक्त सेना ने मिलके नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया था। अच्छा, नेपोलियन जब युद्ध में हार चुका था, नेपोलियन चूंकि फ्रांस का शासक था और उसने यूरोप के अधिकांश देशों को जीत के अपना एक मजबूत साम्राज्य और ताकतवर सेना बना रखी थी, लेकिन फिर भी वो इन देशों के संयुक्त सेना के आगे वो हार चुका था। और फिर ऑस्ट्रिया देश में उसकी राजधानी वियना है, जहां के चांसलर ड्यूक म्योंसेफ के अध्यक्षता में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में वियना संधि का मसौदा तैयार हो जाता है। अब जब ये संधि हो जाती है 1815 में, इस वियना संधि का मसौदा तैयार हो जाता है। अब इस संधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस संधि के अंतर्गत फ्रांस को उसके सैन्य अधिकारों से बेदखल कर दिया जाता है। सैन्य अधिकारों से बेदखल का मतलब उसको सैनिक नहीं वो रख सकता था अपना। दूसरा क्या है, फ्रांस के में जब नेपोलियन का शासन था तो उस समय जो बुर्बो समुदाय था, उसी के लोग फ्रांस की राजसत्ता में शासन करते थे। इन लोगों को हटा दिया गया था, या ये कहिए भगा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। इनको वापस सत्ता में लाया गया, इनको वापस समाज की मुख्य धारा में लाया गया और इनको जो है जिस क्रम में इनकी राजसत्ता चलती थी फिर से सौंप दिया गया। उसके बाद फ्रांस की सीमाओं का सीमांकन कर दिया गया। सीमांकन इस प्रकार से किया गया कि उसके सीमा पे कई अन्य देशों की स्थापना कर दी गई। जैसे उत्तर में नीदरलैंड की कर दिया गया, फिर ऑस्ट्रिया था ही, प्रसा का भी कुछ क्षेत्र कर दिया गया, फिर उसके पूरब में पोलैंड देश की कुछ सीमा को रूस को दे दिया गया। इस तरीके से जो है उसकी सीमा को छोटा कर दिया गया, जिससे जब वो उसके अंदर कभी राजनीतिक और साम्राज्यवाद की इच्छा अगर जो आए तो उसके आसपास देश ही रहें, वो उसी में उलझ के रह जाए। उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक जर्मन संघ बनाया था जिसमें 39 देशों का समूह था। उस संघ को जस का तस ही रहने दिया गया, उसको किसी प्रकार से भंग नहीं किया गया। और जब ये संघ बना, जब ये जर्मन संघ बन गया तो उसके बाद उसका एकीकरण तो जस का तस ही था, लेकिन फ्रांस की जो सत्ता थी और जो व्यवस्था थी, इन विजित देशों में वो क्रमवार बांट दी गई। कुछ हिस्सों पे इस फ्रांस के चारों तरफ के जो हिस्से थे, इन सभी हिस्सों में जो जीते हुए देश थे, इन सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट लिया। इस तरीके से इस वियना संधि का मसौदा तैयार हुआ, जिसमें पूरी तरीके से फ्रांस को एकदम पंगु सा बना दिया गया था। बस वहाँ शासन कर सकते थे, लोग अपने लोगों के लिए आदेश जारी कर सकते थे। किसी भी विदेशी राज्य से संपर्क रखने में या किसी प्रकार के व्यापार करने में उनको अन्य देशों से परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि इटली का जो एकीकरण था उसकी समस्या क्या थी। यह भी एक विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। अब इटली का जो एकीकरण है उसकी समस्या है। देखिए, इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी समस्या है वो वियना से ही उत्पन्न होती है। वियना यानी 1815 में होने वाला जो वियना समझौता है वहीं से संबंधित होती है।
क्योंकि जब फ्रांस का समय चलता है, यानी जब नेपोलियन बोनापार्ट का समय था, तो उसने संपूर्ण इटली को जीत के उसे एक ताकतवर राज्य बना दिया था। और जब ये वियना संधि हुई, तो वियना संधि के बाद इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया गया। तो इटली के एकीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। दूसरी, इटली में बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग और छोटे छोटे समुदाय थे जो खुद में लड़ते रहते थे, और उनका अलग अलग समुदाय था, वो उसी के प्रति मतलब अपना विश्वास और भरोसा रखते थे, और अगले के प्रति ना उनका विश्वास था ना भरोसा था। अब ये जो स्थिति बनी, ये इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा बाधा थी। उसके बाद इटली के शासन व्यवस्था में सबसे ज़्यादा धार्मिक हस्तक्षेप था। उस धार्मिक हस्तक्षेप का नतीजा ये हुआ कि जो इटली में ईसाइयों का कैथोलिक चर्च है, वो वहाँ पे वो उसका मुख्यालय समझता था, और कैथोलिक चर्च का जो मुख्यालय था, जो मुखिया था, वो पोप था। और पोप जो है इटली के ही अंतर्गत आने वाले वेटिकन सिटी में रहता था। तो जिसके चलते इटली की शासन व्यवस्था में, चाहे वो एकीकृत रही हो और चाहे वो बिखरी रही हो, इस चर्च का बहुत ज़्यादा दखल रहा है, जिसके चलते चर्च का अलग अलग समुदायों और अलग अलग राजाओं को निरंतर मिलने वाले समर्थन के चलते उसका राजनीतिक रूप से कभी एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। ये सारी समस्याएं हैं जो ये बताती हैं इटली के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं रहीं। विस्तृत उत्तरी में हम इसको और बना के विस्तृत करके लिख सकते हैं। हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं को गिराया जिसे आप ध्यान रखेंगे, और आगे की प्रक्रिया में इसको जो है इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आप तैयार करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक, धन्यवाद।